हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था गुप्तकाल में जो पार्ट एंशिएंट शायद पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, आज पार्ट 2 लेके आए। ठीक है, पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस हैं आज उसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट सेकंड को जानने से पहले आज हम देखेंगे कि जो आपका पैट का क्लासेस का शेड्यूल है इसके बारे में, पैट के क्लासेस के शेड्यूल के बारे में जानेंगे। उसमें देखेंगे जो 7 बजे से इंग्लिश विनय सर के द्वारा क्लासेस चलाई जा रही है, जीएसजी के चित्रांशी मैम के द्वारा, और 11 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। 11 बजे से जो मॉडर्न हिस्ट्री है आशीष सर के द्वारा, ज्योग्राफी मेरे द्वारा मतलब देव सर के द्वारा, एरिथमेटिक रीजनिंग महिमा मैम, और एंशिएंट हिस्ट्री देव सर के द्वारा, जीए चित्रांशी मैम और डीआईवाई अखिल सर के द्वारा क्लासेस ली जा रही है। ठीक है बेटा, और जो पैट का क्लासेस शेड्यूल है आपका ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ठीक है बेटा, और अगर आप यहाँ के किसी भी लर्निंग ऐप से जुड़ना चाहते हैं, मतलब अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, उस कोर्स को परचेज करने के लिए 2 ऐप्स लॉन्च किए गए हैं। एक रेविंग लर्निंग कैंपस, सेकंड है काबिल ऐप। रेविंग लर्निंग कैंपस और काबिल ऐप, जिसमें आपका रिकॉर्डिंग लेसन्स, प्रैक्टिस क्विज़, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेस, असाइनमेंट, डाउट फोरम, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी जाती हैं। ठीक है, और उसकी जो मॉक टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज भी इसमें चल रही है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस चीज़ को डाउनलोड करना चाहेंगे, इन दोनों ऐप्स को, तो आप ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ल्यूसेंट के कोर्स हिंदी से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें 199 रुपये में प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कोर्सेस है, और ये 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। 6 मंथ के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज एंड डाउट क्लियरिंग है। ठीक है, और 199 प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, जैसे रीजनिंग, फिजिक्स और आपका एरिथमेटिक और ल्यूसेंट फुल सॉल्यूशन, जीएस का फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा मात्र 199 रुपये में। कितने रुपये में? 199 रुपये में ये आपको पूरा मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगर आप एनडीए का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, 6 मंथ के लिए कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप, ठीक है, तो उसकी फ़ीस रहेगी बेटा 3000। इसमें 6 मंथ के ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी, डाउट क्लियरिंग इंडिविजुअल मेंटरशिप के साथ, और 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे। 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे। ठीक है बेटा, मात्र 3000 फीस रहेगी। एनडीए का अगर आप 1 ईयर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एनडीए का अगर 1 ईयर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसमें आपका 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी, और इसका जो फ़ी है बढ़ के 5000 हो जाएगी। इसकी जो फ़ी है बढ़ के 5000 हो जाएगी। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे, एक्सरसाइजेज क्लियर होंगे, डाउट क्लियरिंग होंगे इंडिविजुअल मेंटरशिप के साथ। 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपको। 600 प्लस घंटे के क्या मिलेंगे? रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो गुप्तकाल का पार्ट 2 आज लेके आए हैं। पार्ट 2 के बारे में देखते हैं कि गुप्तकाल का जो पार्ट 2 है, इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? जो मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ है, मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ है, इसका जो निर्माण है बताइए किस सदी में हुआ है? 4th सदी में, 7वीं सदी में, 3री सदी में या 2री सदी में? बताइए किस सदी में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ है? तो आप बता सकते हैं किसमें ये हुआ है? 4th सदी में। 4th सदी में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ, मेहरौली जो दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण इस 4th सदी में हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाहियान और भेनसांग ने के राज्यों में देखा। फाहियान और भेनसांग ने किसके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। इनमें से किसमें? तो आप बता सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के इन्होंने, किसने? फाहियान और भेनसांग ने इनके राज्यों को देखा था। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और हर्षवर्धन के। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन धनवंतरी थे।
धनवंतरी क्या थे? धनवंतरी बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, या हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, या अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ, या अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ थे। बताइए कौन थे? तो धनवंतरी कौन थे? ये थे बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी का सीधा नाम चिकित्सक से के रूप में जोड़ा जाता है, और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो दरबार था उनके 9 रत्नों में से एक थे, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली है ये राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली है ये कैसी थी? ये आपकी राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी बेटा? ये आपकी राजतंत्रात्मक थी। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फो कुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? फाहियान द्वारा, सबसे पहले तो आपको पता पड़ेगा कि फाहियान जो पुस्तक है फूकियो की, ये किसकी पुस्तक है? तो आप बता सकते हो फाहियान की है। इंडिका मैगस्थनीज की है। अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है। ठीक है। ऐसी कुछ पुस्तक से इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फूकियो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, या बौद्ध मंदिर, स्तूपों एवं विहारों का। बताइए इसमें से किसका वर्णन नहीं मिलता है या किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बता सकते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण इसमें नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का इसमें विवरण नहीं मिलता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? बताइए। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, या भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, या अजंता की गुफाओं में। ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन अलग से आ गया, ये इसी में ऐड हो गया। तो आप बता सकते हैं क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है बेटा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या था? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन था? गुप्त काल का सबसे अच्छा मंदिर कौन सा था? तो आप बता सकते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? बताइए। गुप्त काल में हुआ है। ऐसी कौन सी नंबर की गुफाएं हैं जिसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो बताइए कौन सी गुफाएं थी? वो थी 16, 17 एवं 19। 16, 17 एवं 19 गुफाओं का 16, 17 एवं 19 नंबर की जो गुफाएं थी इनका क्या जो आपका निर्माण है ये अजंता की गुफाओं में गुप्त काल में हुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अमरकोश। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त फर्स्ट से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त फर्स्ट से, स्कंदगुप्त से, या चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे जुड़े थे बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े थे। किससे बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय 319 से 320 प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, या स्कंदगुप्त को? बेटा किसको दिया जाता है? बताइए। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर आ जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? बता सकते हैं आप किस उपलक्ष्य में किया था? इसका पहला आंसर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, सेकंड है शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी नंबर है हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके उपलक्ष्य में किया था? तो आप बता सकते हैं इन्होंने इसमें अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। किसमें? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अवलेख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अवलेख का लेखक हरसेन, जो प्रयाग प्रशस्ति थी ये जो इसका लेखक था हरसेन, किस शासक का दरबारी कवि था? किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अवलेख में कि जो अवलेख का लेखक है हरसेन, ये किस शासक का दरबारी कवि था? ये था समुद्रगुप्त का। और इसमें बेटा प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त थे ना, इनके विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है बेटा, किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? बता सकते हैं आप? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, उपरोक्त सभी के कारण। बताइए इनमें से क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसको क्या क्लासिकल युग कहा जाता है। कला और क्षेत्र में इसने बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, इसलिए इसे क्लासिकल युग कहा जाता है। इसे क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? बता सकते हैं? तो सारनाथ की जो धम्मेक स्तूप है ना, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ये आपके गुप्त काल में हुआ था। किस काल में बेटा? ये आपके गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा होती थी इसको क्या कहा जाता था? बताइए। दीनार, कारसापण, निष्क, काकनी। क्या कहा जाता है? गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा होती थी इसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था दीनार। क्या कहा जाता? दीनार कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? इसको आंसर हो जाएगा दीनार। जो गुप्त काल की सोने की मुद्रा होती थी उसे दीनार कहा जाता था। और जो पर्ण चांदी की सिक्का होते थे, मुद्रा सिक्का होते थे, चांदी के होते थे, मौर्य काल से रिलेटेड थे। ठीक है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम बताइए। बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हर्षेण, कालिदास। बताइए कौन से हो सकते हैं इसमें? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट ने, चंद्रवरदाई ने, हर्षेण ने या कालिदास ने? ये लिखा आपका किसने? कालिदास ने। कुमार संभवम कालिदास के द्वारा रचित एक रचना है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी किस युग में हुई थी? किस काल में हुई थी? मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? मौर्य, कुषाण, गुप्त या काल? किस में हुई थी ये आप बता सकते हैं? तो ये हुई थी आपकी गुप्त काल में। गुप्त काल में आपकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? ये आपकी हुई थी गुप्त काल में। ठीक है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? बताइए। गुप्त काल में जो भू राजस्व की दर थी ये उपज का छठा भाग था। उपज का छठा भाग, उपज का जो छठा भाग था ये भू राजस्व की दर थी। जितनी उपज होती थी उसका छठा भाग भू राजस्व में जाता था। किस में जाता था बेटा? ये आपका भू राजस्व में जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की, प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की या सातवाहन युग की?
किस काल की एक प्रमुख विशेषता थी, बताइए। ये आपकी किस काल की विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की। किस काल की बेटा? ये गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस काल की बेटा? गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश या प्रतिहार वंश? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, सबसे ज़्यादा ग्राम अनुदान में दिए थे। ठीक है बेटा। दिल्ली की मेहरौली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली की मेहरौली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, दिल्ली की मेहरौली में है। और ये प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? अशोक, चंद्र, हर्ष या अनंगपाल? बताइए किसकी स्मृति में? तो बता सकते हैं चंद्र की। किसकी? चंद्र की। नेक्स्ट है, ठीक है बेटा, ये पार्ट इसको स्टॉप यहीं करते हैं। और जो आपका नेक्स्ट गुप्त काल थर्ड पार्ट आएगा उसमें और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है बेटा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।